हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हंसराज आर्य सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंतर्गत हम वेस्टर्न चिंतन के संदर्भ में पाश्चात्य जो राजनीतिक विचारक हैं उनके संदर्भ में बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विचारकों का जो है महत्वपूर्ण रोल है और राजनीतिक जो चिंतन है उसको हम मोस्टली रूप में दो भागों में बांटते हैं। एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और एक जो है भारतीय राजनीतिक विचारक। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय जो राजनीतिक विचारक हैं उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक और एक आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक। तो जिस प्रकार से प्राचीन भारतीय जो राजनीतिक विचारक को मैं मनु, कौटिल्य, शुक्र, बृहस्पति, वाल्मीकि, वेदव्यास, इस तरह के जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक है और आधुनिक जो भारतीय राजनीतिक चिंतक है उनमें मोस्टली रूप में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक और एम.एन. रॉय और जे.पी. नारायण। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास विशेष रूप से हमारी जो रहेगी वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के संदर्भ में रहेगी। तो हम बात करते हैं वेस्टर्न पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो है कि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है उसको भी मोस्टली रूप में हम जो बांटते हैं, एक तो सबसे पहले जो है सोफिस्ट विचारक, उसके बाद में यूनानी विचारक और रोमन युग, इसके बाद में मध्य युग जिसे अंधकार का युग कहा जाता है और जिसमें दो प्रकार के, एक तो चर्च के समर्थक और एक राज्य के समर्थक। ठीक है। उसके बाद में आधुनिक युग आ जाता है जिसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है 1343 से लेकर के 1469 तक, जिसमें मोस्टली रूप में कौन आता है? मैकियावेली। और मैकियावेली की जो महत्वपूर्ण जो रचना थी वो कौन सी थी? द प्रिंस। डियर स्टूडेंट्स, जो हम सब जानते हैं कि आप जानते हैं कि राजनीति के विकास का जो श्रेय दिया जाता है वो यूनानियों को दिया जाता है, क्योंकि राजनीति का जो प्रादुर्भाव और जन्म हुआ वो कहाँ से होता है? यूनान से। जैसे हम राजनीति का अर्थ स्पष्ट करते हैं कि राजनीति अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो कि यूनानी ये ग्रीक भाषा के जो है पोलिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? नगर राज्य। और राजनीति का जो जन्मदाता है, राजनीति के जनक के रूप में किसको माना जाता है? अरस्तु को, जो कि यथार्थवादी विचारक थे जिन्होंने महानतम रचना द पॉलिटिक्स की क्या की थी? रचना की थी। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को जो बांटा है, एक तो सोफिस्ट विचारक जो मोस्टली रूप में कौन कौन आते हैं? प्रोटागोरस, हिप्पियास, ग्रोजियास और थ्रेसिमेगस। ठीक है। और ये ऐसे जो है बुद्धिजीवी व्यक्ति थे जो शिक्षा देने का कार्य करते थे, लेकिन शिक्षा के बदले में क्या लेते थे? फीस लिया करते थे। ठीक है। क्या लेते थे? कि इनकी जो शिक्षा थी वो निःशुल्क नहीं थी। उसके बाद में यूनानी विचारक, और यूनानी जो विचारक है वो हमें जो प्लेटो से पूर्व जो चिंतन है वो यूनान के सुकरात की चिंतन की धारा से जो है क्या होता है? प्रारंभ होता है, जिसे सुकरात पद्धति भी कहा गया। और यूनान के 3 गुरु शिष्यों की महानतम जो है यूनान में अमर जो है कहानी रही है, जिसमें सबसे पहले सुकरात, सुकरात का शिष्य कौन बनता है? प्लेटो। और प्लेटो का कौन बना? अरस्तु। अरस्तु का शिष्य सिकंदर था, लेकिन सिकंदर एक राजनीतिज्ञ न बनकर के और एक क्या बन गया? महान शासक। उसके बाद में रोमन युग में आते हैं पोलिबियस, सिसरो और सेनेका। ठीक है। उसके बाद में मध्य युग, जिसे अंधकार का युग कहा जाता है, चर्च के समर्थक और राज्य के समर्थक। चर्च के समर्थक कौन कौन थे? अम्ब्रोज, ऑगस्टाइन, ग्रेगरी प्रथम और पोप गैलिसियस। ठीक है। उसके बाद में राज्य के समर्थक विलियम ऑफ मार्क्स निकोलस सॉल्सबरी, मार्सिलियो ऑफ पेडुआ और जो है एक्विनास, जिसे मध्य युग का सन थॉमस एक्विनास, जिसे मध्य युग का क्या कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। मध्य युग का अरस्तु किसे कहा जाता है? सन थॉमस एक्विनास को। उसके बाद में जो मैकियावेली है आधुनिक युग में, और आधुनिक युग में मैकियावेली ने राष्ट्र राज्य की धारणा का क्या किया? प्रतिपादन किया, संप्रभुता संबंधित विचार दिए। और संप्रभुता से संबंधित और जो अन्य विचारक हैं, जैसे बोंदा है, ग्रोसियस है, इसके अलावा बोंदा, ग्रोसियस, हॉब्स, लॉक, रूसो। और डियर स्टूडेंट्स, हॉब्स, लॉक और रूसो
के संदर्भ में आप जानते हैं कि राज्य के उत्पत्ति का जो समझौतावादी सिद्धांत है, संविदावादी, इनको जो है क्या कहा जाता है, विचारक कहा जाता है। तो बोंदा, ग्रोसियस, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम और ऑस्टेन, ठीक है। उसके बाद में सामंतवादी, सामंतवादियों में जैसे एक तो जैसे पूंजीवाद हो गया, इसके अलावा उदारवाद है, उसके बाद में जो है हम बात करें कार्ल मार्क्स आता है, और फिर उपयोगितावाद आता है जिसमें बेंथम, जेम्स मिल और जे.एस. मिल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो प्लेटो के संदर्भ में रहेगी, जिसे यूनान का प्रथम दार्शनिक होने का क्या दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। यूनान का प्रथम दार्शनिक होने का श्रेय किसको दिया जाता है, प्लेटो को दिया जाता है। और प्लेटो जो विचारक था वो आदर्शवादी विचारक था। इससे पहले हम बात करेंगे कि प्लेटो से पूर्व चिंतन, प्लेटो से पूर्व चिंतन, प्लेटो से पूर्व चिंतन, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों की प्लेटो से पूर्व जो है यूनान में सुकरात के चिंतन की धारा प्रारंभ हो गई थी। प्लेटो से पहले किसके चिंतन की धारा, सुकरात, सुकरात के चिंतन की धारा प्रारंभ हो चुकी थी। सुकरात के चिंतन की जो है धारा प्रारंभ हो चुकी थी, ठीक है। किसके चिंतन की धारा, सुकरात की चिंतन की धारा प्रारंभ हो चुकी थी। इससे पहले प्लेटो से पूर्व जो है जो चिंतन की बात करते हैं, जिसे सुकरात पद्धति कहा गया, और इस चिंतन पद्धति को क्या कहा गया, सुकरात, सुकरात पद्धति। प्रिय विद्यार्थियों, सुकरात को जो है सोफिस्ट भी मानते हैं, लेकिन सोफिस्ट विचारकों की सुकरात की जो शिक्षा हुआ करती थी वो निःशुल्क हुआ करती थी। एथेंस के युवाओं को सुकरात निःशुल्क जो है शिक्षा देने का क्या करते थे, कार्य करते थे, और जो है उन्हें सत्य के पथ पर चलने की शिक्षा देते थे। किसके पथ पर, सत्य के पथ पर, सत्य के पथ पर, सत्य के पथ पर चलने की शिक्षा दिया करते थे। किसके पथ पर, सत्य के पथ पर चलने की जो शिक्षा देने का कार्य करते थे वो कौन थे, वो सुकरात थे। इसी कारण से सुकरात का चिंतन सोफिस्टों से क्या माना जाता है, अलग माना जाता है, ठीक है। सोफिस्ट जो विचारक हैं उनसे जो है इनको अलग माना जाता है, किनको, सुकरात को। और जो है इस सुकरात के विरुद्ध एथेंस के न्यायालय में फिर क्या चलाया गया, अभियोग। सुकरात के खिलाफ एथेंस के न्यायालय में क्या चलाया जाता है, अभियोग चलाया जाता है कि और सुकरात पर 3 आरोप लगाए गए। सुकरात पर कितने आरोप, 3 आरोप लगाए, 3 आरोप लगाए गए, ठीक है। कितने आरोप लगाए गए, 3 आरोप की। एक तो था कि पहला आरोप ईश्वर में नास्तिकता, पहला जो आरोप लगा ईश्वर में नास्तिकता, कि जो सुकरात है वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। और जो दूसरा आरोप लगा कि किसी अन्य ईश्वर में आस्था रखता है, किसी अन्य ईश्वर में, किसी अन्य ईश्वर में आस्था रखता है, किसी अन्य ईश्वर में क्या रखता है, आस्था रखता है। उसके बाद में तीसरा आरोप था कि एथेंस के युवाओं को पथ भ्रष्ट करना। तीसरा जो आरोप लगा, एथेंस के युवाओं को, एथेंस के युवाओं को पथ भ्रष्ट करना, ये 3 आरोप लगाए किसके ऊपर, सुकरात। और सुकरात किसके विरुद्ध है, प्लेटो, ठीक है। सुकरात पर कितने आरोप लगाए गए, 3, कि एक तो सुकरात जो है ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, किसी अन्य ईश्वर में विश्वास रखता है, और सुकरात के द्वारा एथेंस के युवाओं को पथ भ्रष्ट किया जा रहा है। तो न्यायालय ने सुकरात को दोषी ठहराया और इनको जो है प्राणदंड दिया गया। क्या दिया गया, प्राणदंड। और जो है
किसके माध्यम से प्राणदंड? विष के माध्यम से, जिसका नाम था हेमलॉक। ठीक है, कि प्राणदंड दिया गया किसके माध्यम से? विषपान करा करके, और उस विष का जो नाम था वो था हेमलॉक। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, के सुकरात पर चलाए गए अभियोग का विवरण प्लेटो ने अपनी पुस्तक, जो अभियोग चलाया था उसमें जो है प्लेटो ने अपनी पुस्तक एपोलॉजी में किया गया। किसमें किया है? एपोलॉजी में। कौन सी पुस्तक में? एपोलॉजी में। ठीक है, और जो है मृत्यु का वर्णन प्लेटो ने अपनी पुस्तक फीडो में किया है। अभियोग का तो इसमें किया है, और सुकरात की मृत्यु का जो विवरण है वो कौन सी पुस्तक में? फीडो में। कौन सी पुस्तक में? फीडो में किया है। इसके अलावा जो है कि सुकरात की मृत्यु 399 ईसा पूर्व और जन्म 470 ईसा पूर्व में हुआ था। सुकरात के हम जन्म की बात करें, सुकरात का जन्म कब हुआ? सुकरात का जो जन्म हुआ वो हुआ था 470 ईसा पूर्व में। 470 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई, जो प्राणदंड के माध्यम से कि इनको प्राणदंड दिया गया था, वो 399 ईसा पूर्व में। 399 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, कि इनकी मृत्यु का प्लेटो के ऊपर जो है गहरा प्रभाव पड़ा, और उस समय प्लेटो की आयु मात्र कितने वर्ष की थी? 28 वर्ष की। जिस समय इनके गुरु को विषपान करा करके प्राणदंड दिया गया, उस समय जो प्लेटो की आयु 28 वर्ष। कितने वर्ष थी? 28 वर्ष। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं, हम बात करेंगे कि प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो 7 मई 427 ईसा पूर्व में हुआ था, एथेंस के एक कुलीन परिवार में। तो प्लेटो को सुकरात की मृत्यु का बहुत धक्का लगा और प्लेटो के राजनीतिक जीवन से घृणा करने लगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लेटो का भी ये मानना था, उसका भी विचार था कि बड़ा होकर के वह भी जो है राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेगा, लेकिन जब उसके गुरु सुकरात को वहां की शासन व्यवस्था के द्वारा प्राणदंड दे दिया गया, तो प्लेटो को गहरा धक्का लगा और राजनीति से क्या हो गई? विरक्ति हो गई। नियति को और ही मंजूर था कि प्लेटो एक जो है कुशल राजनीतिज्ञ नहीं बन पाया, लेकिन यूनान का प्रथम दार्शनिक बन गया। यूनान का प्रथम दार्शनिक होने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? वो प्लेटो को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? प्लेटो को। तो डियर स्टूडेंट, कि राजनीतिक जीवन से घृणा करने लगा, और सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने एथेंस छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? एथेंस और स्पार्टा, ये यूनान के दो प्रमुख क्या थे? नगर राज्य थे। और प्लेटो ने उद्घोषणा की कि समाज का उद्धार या कल्याण तभी संभव है जब उसकी बागडोर दार्शनिक और विवेकी, जब इसकी बागडोर यानी कि समाज का उद्धार और कल्याण तभी हो सकता है जब उसकी बागडोर या उसके जो शासन व्यवस्था है वो एक बुद्धिमानी, दार्शनिक और विवेकी शासक में, किसमें होनी चाहिए? बुद्धिमानी, दार्शनिक और विवेकी शासक में, यानी विवेकी शासक होना चाहिए। ठीक है, विवेकी शासक होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लेटो जो आदर्श राज्य का जो प्लेटो ने सिद्धांत दिया, उसमें आदर्श राज्य की बागडोर जो है प्लेटो वो दार्शनिक जो शासक है उसके हाथों में सौंपना चाहता है। तो दार्शनिक, विवेकी, बुद्धिमान शासक के हाथों में होगी तभी समाज का क्या हो सकता है? उद्धार हो सकता है। प्लेटो को दृढ़ विश्वास था कि अर्थात स्थित व आदर्श स्थित के बीच अंतर को केवल तभी दूर किया जा सकता है जब ज्ञान व शासन शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में हो। केवल किसके हाथ में? एक व्यक्ति के हाथ में। इसके अलावा जब ज्ञान और शासन शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में हो, जैसा प्लेटो ने कहा कि एक अच्छा राज्य, एक न्यायपूर्ण राज्य होता है जिसमें बुद्धिमान क्या करता है? शासन करता है। बुद्धिमान क्या करता है? शासन करता है। अब बात करेंगे हम प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव।
प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव, किस किस कौन कौन से विचारों का जो है प्रभाव पड़ा, किसके ऊपर, प्लेटो के ऊपर। तो पहला तो क्या था, ज्ञान का सिद्धांत। सुकरात ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ज्ञान का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत। और दूसरा वास्तविकता का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत था वास्तविकता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत। इसके अलावा द्वंद्वात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक, जिसके 3 तत्व होते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। द्वंद्वात्मक पद्धति, कौन सी पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति। इसके अलावा सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान क्या है, ज्ञान है। इसके अलावा लोकतंत्र की आलोचना, लोकतंत्र की आलोचना। किसकी आलोचना, लोकतंत्र की आलोचना। इसके अलावा शासन क्या है, एक कला है। शासन को क्या माना, शासन एक कला है, शासन क्या है, एक कला है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन विचारों का सुकरात पर, प्लेटो पर जो है क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे सुकरात के जो है ज्ञान का जो सिद्धांत है, जिसको दोहरे ज्ञान का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको दोहरे ज्ञान का क्या कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है। कि सुकरात के समान प्लेटो मानते हैं कि ज्ञान की जो ज्ञान होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ज्ञान को कितने प्रकार का माना है, 2 प्रकार का माना है। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो जो है सापेक्ष ज्ञान, एक तो सापेक्ष ज्ञान, और दूसरा जो माना है निरपेक्ष, दूसरा माना है निरपेक्ष ज्ञान। ठीक है, ज्ञान के कितने रूप माने हैं, 2 रूप माने हैं, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है कि वह ज्ञान जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करता है। किसके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करता है। किसके माध्यम से ग्रहण करता है, इंद्रियों के द्वारा। और निरपेक्ष ज्ञान जो है कि वह ज्ञान होता है जो मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा प्राप्त करता है। निरपेक्ष ज्ञान किसके माध्यम से, ये बुद्धि के माध्यम से। किसके माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। किसके माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, कि प्लेटो ने निरपेक्ष ज्ञान की प्राप्ति को मानव जीवन का परम लक्ष्य माना। निरपेक्ष कौन से ज्ञान को, निरपेक्ष ज्ञान को, जो किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, बुद्धि के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। किसके माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, फिर आता है वास्तविकता का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत था सुकरात का, वास्तविकता, वास्तविकता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत। ठीक है। और वास्तविकता का सिद्धांत की ये जो सिद्धांत है वो इस बात पर बल देता है कि जो है वास्तविकता वस्तु में नहीं बल्कि उसके पीछे निहित जो विचार होता है उसमें होती है। अर्थात वास्तविकता वस्तु के मूल रूप में नहीं होती बल्कि विचारों की होती है। किसकी होती है, विचारों की। वास्तविकता में किसको माना है, विचारों। किसको माना है, विचारों। ठीक है। और प्लेटो ने कहा कि जो वास्तविकता है वह वस्तु संबंधी विचार है, स्वयं वस्तु नहीं है। ठीक। तो प्लेटो ने वास्तविकता का सिद्धांत समझाने के लिए जो है कौन सा सिद्धांत दिया, गुफा का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, गुफा का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, गुफा का सिद्धांत। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, प्लेटो के द्वारा। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स फिर आता है सद्गुण ही ज्ञान है। ये कौन से विचार का प्रभाव पड़ता है, तीसरे नंबर पे
सद्गुण ही, सद्गुण ही ज्ञान। क्या कहा? सद्गुण ही ज्ञान। इसका प्रभाव पड़ता है प्लेटो के ऊपर कि प्लेटो ने सुकरात के इस सिद्धांत को पूरी तरह से क्या किया? स्वीकार किया है। इसको प्लेटो ने क्या किया है? स्वीकार किया। कौन से सिद्धांत को? कि सद्गुण ही क्या है? ज्ञान है। सद्गुण ही क्या है? ज्ञान है। कि अर्थात ज्ञान के बिना कोई सद्गुण संभव नहीं है। यानी ज्ञान के बिना कोई सद्गुण संभव नहीं है। जो ज्ञान मनुष्य के आचरण को प्रभावित नहीं करता है वह जो है ज्ञान सुकरात और प्लेटो की नजर में निरर्थक है। उसको प्लेटो और सुकरात ने क्या कहा है? निरर्थक माना है। अर्थात जो ज्ञान मनुष्य के आचरण को क्या नहीं करता है? प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स के सुकरात और इन विद्वानों के अनुसार ज्ञान ही क्या है? सद्गुण का स्रोत है। अर्थात ज्ञान के माध्यम से ही क्या आता है? सद्गुण आता है। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। ठीक है। उसके बाद में आता है लोकतंत्र की आलोचना। लोकतंत्र की आलोचना 4th नंबर पे लोकतंत्र की आलोचना। किसकी आलोचना? लोकतंत्र की आलोचना। किसकी आलोचना करते हैं? लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। सुकरात भी जो थे वो लोकतंत्र के क्या थे? आलोचक थे। कि सुकरात ने लोकतंत्र की घोर रूप से क्या की? आलोचना की और लोकतंत्र को मूर्खों का तथा अज्ञानियों का शासन बताया। लोकतंत्र को किसका शासन बताया है सुकरात ने? मूर्खों व अज्ञानियों का, मूर्खों व अज्ञानियों का शासन कहा है। शासन कहा है। ठीक है। इसमें जो है कि साथ ही कहा है कि लोकतंत्र में मनोवेगों से काम किया जाता है और इन विद्वानों के अनुसार लोकतंत्र में समानता के विचार पर जोर दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद में शासन एक कला है। 5th नंबर पे शासन को क्या माना है? कला माना है। शासन एक क्या है? कला है। शासन क्या है? कला है। अर्थात सुकरात के समान प्लेटो का भी विश्वास था कि शासन क्या है? एक कला है और शासन कला के विशेषज्ञों को ही शासन करने का क्या होता है? अधिकार होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्लेटो है वो कहता है कि शासन करने का जो अधिकार है वो जो है जिसको जो कला में प्रवीण है उसको क्या होता है? अधिकार होता है। उसको क्या होता है? अधिकार होता है। ठीक है। अर्थात जो है ये शासन को क्या मानते हैं? एक कला के रूप में मानते हैं। किसके रूप में मानते हैं? कला के रूप में। इसके बाद में जो है ये कहा कि भाई शासन के जो विशेषज्ञ हैं, जो दक्ष हैं, कुशल हैं, उनको ही शासन करने का क्या होता है? अधिकार होता है। ठीक है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स फिर आती है द्वंद्वात्मक पद्धति। कौन सी पद्धति? द्वंद्वात्मक पद्धति। कौन सी पद्धति? द्वंद्वात्मक पद्धति। और जो द्वंद्वात्मक पद्धति है कि सुकरात ने सत्य का अनुसंधान करने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति दी और जो है क्योंकि इसके अंतर्गत वाद विवाद के माध्यम से ही विचारों का जो है विरोधी जो विचार है उनका खंडन करके सही मान्यताएं क्या करती हैं? क्या की जाती हैं? स्थापित की जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स मैं आपको और बता दूं कि जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, द्वंद्वात्मक पद्धति का जो है प्रयोग करने वाले और जो विचारक हैं उनमें कौन कौन आते हैं? उनमें आता है एक तो हीगल। कौन सा आता है? हीगल, कार्ल मार्क्स, माइकल हेस, थियोडर ए बेकर। ठीक है। और जो है सुकरात ने और जो प्लेटो ने वो किसके लिए अपनाया? सत्य की खोज के लिए। इसके अलावा जो हीगल है, हीगल राष्ट्र राज्य के विकास को समझने के लिए और मार्क्स इतिहास की व्याख्या करने के लिए फिर कौन सी पद्धति को काम में लेते हैं? द्वंद्वात्मक पद्धति को। इसके अलावा माइकल हेस या थियोडोर ए बेकर उत्तर व्यवहारवाद को समझने के लिए जो है द्वंद्वात्मक पद्धति का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, हम विस्तार से बात करेंगे किसकी? प्लेटो की। ठीक है।
कौन से विचारक के? जो यूनान का प्रथम दार्शनिक होने का जिसको श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? प्लेटो। और प्लेटो के जब जीवन परिचय की बात करते हैं तो प्लेटो का जो जन्म हुआ वो 7 मई 427 ईसा पूर्व में हुआ। प्लेटो का जन्म जन्म कब होता है? 7 मई 427 ईसा पूर्व में। 427 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ? जन्म। और जो जन्म होता है वो एक कुलीन परिवार में होता है। कौन से परिवार में? कुलीन परिवार। ठीक है। इनका जन्म 7 मई 427 ईसा पूर्व में हुआ, एक कुलीन परिवार में होता है। कहाँ पर होता है? एथेंस में, जो प्रमुख नगर राज्य था। यूनान का क्या था? प्रमुख नगर राज्य था, एथेंस में। और इनका जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम की हम बात करें, वास्तविक इनका नाम अरिस्टोक्लेस था। अरिस्टोक्लेस। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? अरिस्टोक्लेस था। ठीक है। क्या था? अरिस्टोक्लेस। जो कि इनको ये जो नाम दिया गया था इनके व्यायाम शिक्षक के द्वारा दिया गया था, जो कि प्लेटो सबसे ज्यादा प्रभावित अपने गुरु, जबकि प्लेटो सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए थे वो अपने गुरु किससे हुए थे? सुकरात से। प्लेटो के कंधे चौड़े और उभरे हुए थे, तो जिसके कारण से व्यायाम शिक्षक जो इनके थे उन्होंने प्लाटोन कहना प्रारंभ किया। धीरे धीरे प्लाटोन किसमें बदल गया? प्लेटो में। ठीक है। तो प्लेटो पर सुकरात के प्रभाव का वर्णन करते हुए एक जो विद्वान है हरनसा ने लिखा है क्या कि सौभाग्य से प्लेटो के रूप में, सौभाग्य से प्लेटो के रूप में जो है सुकरात को एक ऐसा शिष्य मिला जिसकी बौद्धिक क्षमता स्वयं उसके समान थी। ठीक है। ये किसने लिखा है? हरनसा ने। और सुकरात तर्क विद्या में अत्यंत प्रकांड विद्वान थे। कौन सी विद्या में? तर्क विद्या में। फिर भी वह स्वीकार करते थे कि सिवाय इसके कि वे कुछ नहीं जानते और कुछ नहीं जानते थे, अर्थात वे कहते थे कि मैं एक बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये कौन, किसका कथन था? सुकरात का। तो प्लेटो की जिंदगी में सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा सुकरात की मृत्यु का, जो 399 ईसा पूर्व में होती है। प्लेटो ने सुकरात की मृत्यु के बाद क्या कर दिया था? एथेंस छोड़ दिया था और जो है वह पास के नगर मेगा चला गया था। और वहां से प्लेटो मिस्र गए और फिर कहाँ गए? इटली गए। कहाँ जाते हैं? मिस्र और इटली। 367 ईसा पूर्व में प्लेटो पाइथागोरियन दार्शनिक, गणितज्ञ और राजनीतिक नेताओं से मिलने व शासन का अध्ययन करने की दक्षिण जो इटली के टोरटस नगर गए। कहाँ पे गए? टोरटस नगर। कहाँ पे? इटली। और 386 ईसा पूर्व में 386 ईसा पूर्व में प्लेटो विदेश भ्रमण के बाद में एथेंस लौटे और प्लेटो ने अकादमी नामक एक शिक्षण संस्था खोली। कौन सी? प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम क्या था? अकादमी। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, प्लेटो ने जो शिक्षण संस्था खोली या जो शिक्षणालय खोला उसका नाम क्या था? अकादमी। ठीक है। क्या था? अकादमी था, जिसको यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का श्रेय प्राप्त है। अकादमी यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय, यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय, यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का जो श्रेय प्राप्त है वो किसको प्राप्त है? वो अकादमी को। ठीक है। तो अकादमी स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था कि दर्शन शास्त्र का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अनुसंधान करवाना था। किसका? दर्शन शास्त्र का। और अकादमी में महिलाओं का प्रवेश निषेध नहीं था, अर्थात प्लेटो ने पाइथागोरियन स्कूल के समान अकादमी में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाया। तो समानता का अधिकार था शिक्षा के संदर्भ में। और अकादमी का जो मुख्य विषय था वो था गणित, इसके अलावा ज्यामिति, संगीत, कानून, दर्शन। लेकिन अकादमी में गणित और ज्यामिति के अध्ययन पर विशेष रूप से क्या दिया जाता था? बल दिया जाता था। ठीक है। और अकादमी के प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ था कि ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं करें। ठीक है। हॉस्टल ने कहा है कि इसी दौरान प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की 386 ईसा पूर्व में। इसके बाद में 367 ईसा पूर्व में प्लेटो दियोन के जो निमंत्रण पर सिसिली गए। दियोन के निमंत्रण पर कहाँ जाते हैं? सिसिली जाते हैं।
और डियोनिसिस चाहते थे कि प्लेटो अपनी कल्पना के आधार पर उसके राज्य को आदर्श राज्य के रूप में बदलें और उन्हें दार्शनिक राजा बनने का जो है श्रेय क्या मिले, प्राप्त हो, उनको श्रेय मिले। डियर स्टूडेंट्स, प्लेटो ने बताया कि शासन कला के लिए ज्यामिति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इस बात का डियोनिसिस द्वितीय ने बुरा मान लिया और आक्रोशित होकर गुस्से में आकर दियोन और जो है प्लेटो को जो है दियोन ने क्या कर दिया, जो दियोन थे उनको जो है डियोनिसिस द्वितीय ने दोनों को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, दियोन और प्लेटो को। 361 ईसा पूर्व में प्लेटो डियोनिसिस द्वितीय के मध्य सुलह करने के लिए पुनः जो है सिसिली जाते हैं। उस समय डियोनिसिस द्वितीय ने प्लेटो को बंदी बना लिया और उसे गुलाम बनाकर क्या कर दिया, बेच दिया। उसके बाद में जो है जिसके उनके दोस्त ने खरीद कर और प्लेटो को क्या करवाया, आजाद करवाया था। ठीक है, प्लेटो को क्या करवाते हैं, आजाद करवाते हैं। उसके बाद में यहाँ प्लेटो को एहसास हुआ कि आदर्श राज्य की स्थापना करना संभव नहीं है। कौन से राज्य की, आदर्श राज्य की, आदर्श राज्य। जो प्लेटो ने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया था, उसने सोचा कि आदर्श राज्य की स्थापना करना जो है संभव नहीं है। अतः प्लेटो ने अपनी प्रवर्तित रचनाओं में आदर्श को यथार्थ से जोड़ने का क्या करता है, प्रयास करता है। क्योंकि प्लेटो कौन सा विचारक था, आदर्शवादी। कौन सा विचारक माना जाता है, आदर्शवादी। अभी किससे जोड़ने की बात करता है, यथार्थ से, रियलिटीज से। ठीक है, इन्होंने सोचा कि आदर्श राज्य की कल्पना करना क्या है, बेकार है, और सर्वोत्तम संभावित राज्य व उप आदर्श राज्य जो है इन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया। ठीक है, उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम प्लेटो की पुस्तकें की बात करते हैं। प्लेटो की पुस्तकें, अब बात करेंगे हम इनकी प्रमुख पुस्तकों की कि प्लेटो ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी और उनकी शैली क्या थी। तो प्लेटो की पुस्तकों की जब हम शैली की बात करते हैं तो प्लेटो ने जो पुस्तक लिखी वो संवाद शैली में, कौन सी शैली में, संवाद शैली में लिखी हुई है। कौन सी शैली में लिखी हुई है, संवाद शैली में। और प्लेटो की पुस्तक के संग्रह में 35 संवाद माने जाते हैं। इनमें 23 तो जो है वास्तविक है, 23 क्या है, वास्तविक है, और 12 क्या माने जाते हैं, विवादित। साथ ही 13 पत्र भी है शामिल है। और इनकी रचनाओं को जो है मोस्टली रूप में 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। एक तो आता है प्रथम वर्ग की रचना, जैसे प्रथम वर्ग की रचना। कौन से वर्ग की रचना, प्रथम वर्ग की रचना। तो इस वर्ग में प्लेटो ने सुकरात के दर्शन और उसकी प्रणाली को बताने की कोशिश की और यह माना जाता है कि इस वर्ग की रचनाओं को प्लेटो ने मंगारा जाने से पहले लिखा था। प्रारंभिक रचना होने के कारण इनमें दार्शनिक विचार कम और कवि कल्पना अधिक दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद में चार्मिडीज के आत्म संयम को परिभाषित करने की कोशिश करता है। द अपोलोजी, इसमें सुकरात ने अपने आप को बचाने का जो है पक्ष और सुकरात पर लगाए गए आरोपी की क्या की है, चर्चा की है। लाइसिस, इसमें प्लेटो ने मित्रता के बारे में चर्चा की है। और उसके बाद में रिपब्लिक इनकी प्रथम पुस्तक मानी जाती है जिसमें न्याय की चर्चा करता है। कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक, रिपब्लिक। प्लेटो की महत्वपूर्ण कृति कौन सी मानी जाती है, रिपब्लिक, जिसमें इसकी चर्चा की गई है, न्याय। इसमें किसकी चर्चा की गई है, न्याय की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है, न्याय की। ठीक है, उसके बीच के काल की जो रचना है कि माना जाता है कि पुस्तकें जो है प्लेटो के प्रवास के दौरान लिखी गई थी, जिसमें सुकरात के अलावा अन्य प्रभाव भी दिखाई देते हैं। इन रचनाओं में जो प्लेटो ने जो दार्शनिक विचार दिए उसमें मेनो फिडो, कौन कौन से, एक तो मेनो फिडो, ये प्लेटो की अलग अलग पुस्तकें हैं, मेनो फिडो। इसके अलावा गोर्जियास, गोर्जियास, कौन सी पुस्तक, गोर्जियास, स्टेटमैन, स्टेटमैन और सॉफिस्ट, स्टेटमैन और सॉफिस्ट।
ये प्लेटो की प्रमुख क्या है रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं, कौन सी शैली में लिखी हुई हैं, संवाद शैली में लिखी हुई हैं। और तीसरे वर्ग की जो पुस्तकें हम जो मानते हैं कि इन पुस्तकों में प्लेटो के विचार जो है कौन दिखाई देते हैं। एक तो द सिम्पोजियम, कीमिया से प्राकृतिक विज्ञान और भ्रमण विज्ञान के संदर्भ में जो है। इसके बाद में फिलिपिस दिलाज, जिसमें दिलाज जिसमें प्लेटो उप आदर्श राज्य की क्या करते हैं बात करते हैं। उनसे में लॉज में द रिपब्लिक, ये प्लेटो की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके अलावा जो है रिपब्लिक वास्तव में जो है तर्क मीमांसा, नैतिक दर्शन, शिक्षा, राजनीति, इतिहास, दर्शन और अर्थव्यवस्था आदि विषयों को एक साथ मिलाकर लिखा गया क्या है ग्रंथ है। ठीक है। इसके बाद में जो है हम बात करेंगे कि ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो है प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं थी। और जो है तीन महत्वपूर्ण रचनाएं और जैसे द रिपब्लिक है, स्टेटमैन है और द लार्ज है, ये महत्वपूर्ण क्या है प्लेटो की रचनाएं हैं। उसके बाद में जो है कि अब हम बात करेंगे प्लेटो के जो मुख्य विचार है। कौन से विचार प्लेटो के मुख्य विचार, प्लेटो के मुख्य प्लेटो के मुख्य विचार, प्लेटो के मुख्य विचार, प्लेटो के मुख्य विचार। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे न्याय का सिद्धांत, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत न्याय का सिद्धांत। उसके बाद में शिक्षा सिद्धांत, ये प्लेटो के प्रमुख विचार हैं। शिक्षा का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत। इसके अलावा साम्यवाद, साम्यवाद, दार्शनिक राजा, दार्शनिक राजा। इसके अलावा आदर्श राज्य, आदर्श आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य। ये प्रमुख रूप से जो है क्या है, ये प्लेटो के विचार हैं। प्रमुख रूप से प्लेटो के मुख्य क्या है विचार हैं। न्याय का सिद्धांत, इसके अलावा जो है शिक्षा का सिद्धांत है, साम्यवाद का सिद्धांत है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत है और आदर्श राज्य का क्या है सिद्धांत है। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रमुख प्लेटो के क्या है सिद्धांत है। क्या है प्लेटो के प्रमुख सिद्धांत, कौन कौन से, न्याय का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत, साम्यवाद का, दार्शनिक राजा और आदर्श राज्य का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट्स, न्याय का सिद्धांत प्लेटो के राजनीतिक चिंतन का जो है महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है, महत्वपूर्ण जो है इसको भाग माना गया है। और प्लेटो ने रिपब्लिक का प्रारंभ न्याय की धारणा के विश्लेषण के साथ किया है। किसमें, रिपब्लिक, कौन सी पुस्तक में, रिपब्लिक। ठीक है, ये प्लेटो की महत्वपूर्ण क्या मानी जाती है रचना मानी जाती है। किसकी रचना मानी जाती है प्लेटो की। और जो है न्याय रिपब्लिक का मुख्य विषय वस्तु होने के कारण रिपब्लिक का दूसरा शीर्षक है, इसको जो है न्याय से संबंधित भी जो है रिलेटेड जो है इसको रखा गया है। इसके अलावा जो है प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पहले उसके न्याय सिद्धांतों का जो उस समय जो प्रचलित है, जैसे न्याय का परंपरागत सिद्धांत था, कार्यकारी सिद्धांत था और जो है थ्रेसिमेकस का जो एक तो परंपरागत सिद्धांत था जो कि सिफालस और उसके पुत्र ने दिया था पोलीमार्कस। इसके अलावा क्रांतिकारी सिद्धांत और एक संविदावादी सिद्धांत जिसे जो है जनरली कार्य कारण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है कि प्लेटो पहले जो उस समय जो प्रचलित जो न्याय के सिद्धांत थे उनका क्या करता है खंडन करता है और उसके बाद में प्लेटो अपना क्या देता है न्याय सिद्धांत। तो पहला जो सिद्धांत था वो परंपरागत सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत, न्याय का परंपरागत सिद्धांत। इसके प्लेटो ने जो है इसका खंडन किया और ये सिफालस और उसका पुत्र किसके द्वारा दिया गया था, सिफालस व उसके पुत्र पोलीमार्कस के द्वारा।
किसने दिया था? सिफालस और उसके पुत्र पोलीमार्कस ने, जो कि नैतिकता पर आधारित था। मुख्य रूप से यह किस पर आधारित था? नैतिकता पर। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि ये जो सिद्धांत था ये नैतिकता पर आधारित था। किस पर आधारित था? नैतिकता पर। किस पर आधारित था? नैतिकता पर। कौन सा सिद्धांत? परंपरागत सिद्धांत। और जो परंपरागत सिद्धांत दिया गया था ये किसके द्वारा? सिफालस और उसके पुत्र पोलीमार्कस के द्वारा। अर्थात प्रचलित जो मान्यताएं थी और विश्वास थे उन पर आधारित था। उस समय जो प्रचलित जो मान्यताएं थी और विश्वास थे मोस्टली रूप में उस पर आधारित था। जैसे जैसे सिफालस कहता है कि सत्य बोलना, सिफालस ने कहा है कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना, सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही क्या है? न्याय है। सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही क्या है? न्याय है, जो कि न्याय का उस समय परंपरागत सिद्धांत था। और पोलीमार्कस ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को वह वस्तु देना जो उसके साथ वैसा व्यवहार करना जिसका कि वह पात्र है, क्या है? न्याय है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही क्या है? न्याय है। पोलीमार्कस ने कहा है कि न्याय एक कला है और कला चतुराई के साथ प्रयोग करने का क्या है? नाम है। ठीक है। उसके बाद में आता है दूसरा जो सिद्धांत प्रचलित था। दूसरा कौन सा सिद्धांत था? दूसरा था क्रांतिकारी सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत हम बात करें तो क्रांतिकारी क्रांतिकारी सिद्धांत। और ये किसके द्वारा दिया गया था? थ्रेसिमेकस के द्वारा। क्रांतिकारी सिद्धांत किसने दिया था? थ्रेसिमेकस, जो कि सोफिस्ट विचारक हैं। जैसे हमने पहले बात की थी, सोफिस्ट विचारक होने के कारण यह नैतिक मान्यताओं को क्या करता है? अस्वीकार करते हैं। यहाँ नैतिक मान्यताओं पर बल दिया जाता है और यहाँ पे क्या किया जाता है? नैतिक मान्यताओं को, नैतिक जो मान्यताएं हैं, मान्यताओं को क्या करता है? अस्वीकार करता है। अस्वीकार करता है। कौन सी मान्यताओं को? नैतिक मान्यताओं को। ठीक है। जो क्रांतिकारी सिद्धांत है जो थ्रेसिमेकस के द्वारा दिया गया था, और जो थ्रेसिमेकस थे ये जो है सोफिस्ट विचारक थे, और सोफिस्ट विचारक होने के कारण से ही नैतिक मान्यताओं को क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। न्याय का ये जो सिद्धांत है ये शक्ति पर आधारित है। किस पर आधारित है? नैतिक मान्यताओं को तो अस्वीकार करता है, लेकिन जो आधारित है वो किस पर आधारित है? शक्ति पर। किस पर आधारित है? शक्ति पर आधारित है। जिसमें न्याय शक्ति पर आधारित है। जैसा कि थ्रेसिमेकस ने कहा है कि न्याय का एकमात्र आधार शक्ति है, अर्थात शक्तिशाली का हित साधन ही क्या है? न्याय है। ये शक्तिशाली के हित साधन की बात करते हैं। थ्रेसिमेकस ने कहा है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति हितों की पूर्ति करना चाहता है, परंतु सक्षम व्यक्ति ही इसकी क्या करता है? पूर्ति करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थ्रेसिमेकस का क्रांतिकारी सिद्धांत था। उसके बाद में तीसरा सिद्धांत जो प्रचलित था जिसको संविदावादी सिद्धांत या कार्य कारण का कहते हैं। पहला तो परंपरागत, दूसरा क्रांतिकारी, और तीसरा जो सिद्धांत था संविदावादी। संविदावादी। ठीक है। कौन सा था? संविदावादी सिद्धांत, या इसे कार्य कारण का सिद्धांत भी कहते हैं। कार्य कारण का सिद्धांत। ठीक है। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? गलांकन के द्वारा। किसके द्वारा? गलांकन के द्वारा। जो है गलांकन जो है इन्होंने ये प्रतिपादित किया गया, और इनके अनुसार न्याय क्या है? एक कृत्रिम वस्तु है। न्याय को क्या माना है? एक कृत्रिम वस्तु माना है, और यह न्याय का स्रोत को जो मानता है, अर्थात जो है न्याय का जो स्रोत माना है इन्होंने, किसको माना है? भय को। किसको माना है? भय को माना है। ठीक है। न्याय का जो स्रोत माना है, किसको माना है? भय को। और इनके अनुसार न्याय जो है कृत्रिम वस्तु है, यह न्याय का स्रोत भय को मानता है, और निर्बलों की जो है न्याय भय का शिशु है, तथा निर्बलों की क्या है? आवश्यकता है।
और इन्होंने कहा है कि समाज के इन्होंने इनके अनुसार ग्लामकन के अनुसार कि समाज के में कमजोरों के बीच समझौते का परिणाम है। ठीक है। इन सिद्धांत के अन्य प्रतिपादक एंडी मेंट्स भी हैं। इसके बाद में तो डियर स्टूडेंट्स, प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया, सबसे पहले प्लेटो अपने समय में प्रचलित जो न्याय के जो 3 सिद्धांत थे, कौन कौन से? एक तो परंपरागत सिद्धांत आता है, और दूसरा जो प्रचलित था वो कौन सा था? क्रांतिकारी सिद्धांत था, और तीसरा जो सिद्धांत था वो संविदावादी सिद्धांत था। प्लेटो पहले इनके क्या करता है? इनका खंडन करता है, और उसके बाद में प्लेटो ने अपना क्या दिया है? न्याय सिद्धांत दिया है। प्लेटो ने कौन सा सिद्धांत दिया है? इनकी आलोचना या इनका खंडन करने के बाद में प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। ठीक है। इसका प्रतिपादन किया है न्याय सिद्धांत का। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लेटो के अनुसार न्याय का जो आधार न तो कोई परंपरा है, प्लेटो ने कहा है कि न्याय का आधार न तो कोई परंपरा है और न ही कोई संविदा है और न ही कोई भय की भावना है। जैसा पूर्व के जो विचारक थे उन्होंने जो बताया, उनको जो है इस आधार पर क्या करते हैं? स्वीकार करता है। कौन? प्लेटो। कि न्याय का आधार न तो कोई परंपरा है, न ही कोई संविदा है और न ही कोई भय की भावना है। न्याय तो मानव आत्मा की उचित अवस्था है। न्याय को क्या मानना है? मानव आत्मा की, ठीक है, आत्मा की उचित अवस्था मानते हैं। न्याय को मानव की आत्मा की क्या मानते हैं? उचित अवस्था मानते हैं। कौन? प्लेटो। और कहते हैं कि उचित अवस्था है तथा मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक क्या माना है? क्या बताया है? मांग। मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग बताया है। मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक क्या माना है? मांग माना। ठीक है। इसकी प्राकृतिक जो है मांग है, ये प्लेटो ने कहा है। और पहले के जो विचारक थे, जो न्यायिक सिद्धांत जो प्रचलित थे, उनका इन आधारों पर क्या किया? खंडन किया कि न्याय का आधार न तो कोई परंपरा है, न ही कोई नैतिकता है और न ही कोई जो है संविदा है तथा भय की भावना है, ये भी न्याय नहीं है। ठीक है। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव आत्मा का सर्वोपरि गुण है। ठीक है। प्लेटो ने क्या कहा है? कि न्याय मानव आत्मा का सर्वोपरि क्या है? गुण है। न्याय मानव आत्मा का सर्वोपरि क्या माना है? गुण माना है। और रिपब्लिक का जो मुख्य उद्देश्य है वो इन्होंने बताया कि न्याय का पता लगाना और उसके बाद में एक आदर्श राज्य में उसकी क्या करना है? स्थापना करना है। आदर्श राज्य में क्या करना है? स्थापना करना है। प्लेटो के अनुसार न्याय के 2 रूप हैं। प्लेटो ने न्याय के कितने रूप माने? 2। एक तो व्यक्तिगत न्याय और एक सामाजिक न्याय। ध्यान रखना, 2 रूप बताए हैं। एक तो व्यक्तिगत न्याय और दूसरा जो है सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत और एक सामाजिक न्याय। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो व्यक्तिगत न्याय है, कौन सा न्याय? व्यक्तिगत न्याय। और व्यक्तिगत न्याय के अंतर्गत की व्यक्तिगत न्याय का जो उद्देश्य होता है वो आदर्श चरित्र का निर्माण करना होता है। किसका निर्माण करना होता है? आदर्श चरित्र का निर्माण करना होता है। और प्लेटो न्याय सिद्धांत का आरंभ मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से करता है। प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के 3 मूल तत्व हैं। प्लेटो ने मानव आत्मा के 3 मूल तत्व माने हैं। 3 मूल तत्व माने हैं। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, कितने माने हैं? 3 मूल तत्व माने हैं। कौन कौन से? एक तो विवेक, इसको माना है विवेक। दूसरा साहस, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा सुधा। विवेक, साहस और सुधा या वासना। ठीक है। तो ये 3 तत्व मोस्टली जो है प्लेटो मानता है किसके? आत्मा के जो है 3 तत्व होते हैं, विवेक, साहस और वासना। प्लेटो ने कहा है कि विवेक का स्थान मनुष्य के मस्तिष्क में और साहस का स्थान मनुष्य के हृदय में तथा वासना का जो स्थान होता है वो कमर में मानता है। ठीक है।
प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यक्ति को न्यायाधीश तभी कहा जा सकता है जब उसमें तीनों गुणों में से पूर्ण सामंजस्य हो और उसका समग्र जीवन आचरण विवेक द्वारा क्या होता हो, संचालित होता हो। उसके बाद में सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय कि प्लेटो ने सामाजिक जो व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इस सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण करने से पहले मानव की प्रकृति को समझना प्लेटो ने जो है जरूरी बताया। और जो है क्योंकि प्लेटो का मानना था कि समाज, राज्य और व्यक्ति का विराट रूप है। समाज या राज्य को व्यक्ति का क्या माना है, विराट रूप माना है। जैसा डियर स्टूडेंट्स, प्लेटो ने लिखा है कि जो राज्य होते हैं चट्टानों या वृक्षों से उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि राज्यों में जो निवास करने वाले जो लोग होते हैं उनके चरित्र से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। ठीक है, उनके चरित्र से निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति का विराट रूप किसको माना है, राज्य या समाज को। उसके बाद में प्लेटो के अनुसार आत्मा के जो 3 गुण हैं उनके अनुरूप ही आत्मा के जो 3 गुण बताए थे, विवेक, साहस और वासना, उसके अनुरूप ही जो है समाज के 3 वर्ग माने। किसके वर्ग, समाज के 3 वर्ग माने। कितने वर्ग, 3। ठीक है, विवेक में कौन आएगा, दार्शनिक शासक। कौन सा शासक, दार्शनिक, जो बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा हो। साहस में कौन आएगा, सैनिक वर्ग। कौन सा वर्ग, सैनिक वर्ग। और वासना में कौन आएगा, उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग। तो राज्य के जो है 3 अंग माने हैं प्लेटो ने। प्लेटो कहता है कि आत्मा के 3 गुणों के अनुरूप ही समाज के भी जो है कितने वर्ग होंगे, 3 वर्ग होंगे। कितने वर्ग होंगे, 3। और जो है प्लेटो के अनुसार सामाजिक स्तर पर न्याय तभी उपलब्ध हो सकता है जब प्रत्येक वर्ग अपने गुणों के अनुरूप, ये जो 3 वर्ग होते हैं ये अपने गुणों के अनुरूप, इनके गुणों के अनुरूप क्या करें, आचरण करें। क्या करें, आचरण करें। तो वह जो है किस पर आधारित होगा, न्याय पर आधारित क्या होगा, राज्य होगा या समाज होगा। ठीक है, न्याय पर आधारित समाज या क्या होगा, राज्य होगा। तो प्लेटो के अनुसार सामाजिक न्याय का उद्देश्य जो होता है वो आदर्श समाज की स्थापना करना है। इन्होंने क्या बताया है, आदर्श समाज या आदर्श राज्य की जो है क्या होना है, स्थापना करना है। इसके अलावा जो है कि प्लेटो के अनुसार सामाजिक न्याय का जो मतलब होता है कि अपने कर्तव्य का पालन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। ये डियर स्टूडेंट्स महत्वपूर्ण है कि अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना व दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही क्या है, न्याय है। क्या लिखा है प्लेटो ने, प्लेटो ने कहा है कि अपने कर्तव्य का पालन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही क्या है, न्याय है। ठीक है, इसके अलावा जो है कि कैटलिन ने इस संदर्भ में कहा है प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में कि मेरा स्थान उसका कर्तव्य क्या है, न्याय है। और फोस्टर ने लिखा है कि प्लेटो के सामाजिक न्याय का विचार भवन निर्माण करने वाले शिल्पी अर्थात वास्तुकार जैसा है। अतः प्लेटो के न्याय सिद्धांत को न्याय का रचना और प्रकल्पना मूलक सिद्धांत भी कहा जाता है। किसने कहा है ये, किसने कहा है, ये फोस्टर ने कहा है। किसने कहा है, फोस्टर ने कहा है। ठीक है, उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स जो है कि प्लेटो के मोस्टली रूप में अगर हम न्याय सिद्धांत की बातें करें तो उसमें जो है प्लेटो ने 4 मूल सद्गुणों की चर्चा की और न्याय को समाज व्यवस्था के लिए सर्वोत्तम और उपयुक्त जो है क्या माना है, सद्गुण माना है। किसको, न्याय को। जिसमें जैसे सामाजिक वर्ग है, सामाजिक वर्ग में हम बात करें तो शासक वर्ग आता है, सैनिक वर्ग आता है, इसके अलावा जो है उत्पादक वर्ग आता है। 3 वर्गों की बात करते हैं। और जो मूल जो तत्व होते हैं, जैसे शासक वर्ग में ज्ञान होना चाहिए, सैनिक वर्ग मनोवेग में, और तर्षणा में कौन होता है, उत्पादक वर्ग। और जो इनका जो मूल सद्गुण होता है बुद्धि, साहस और क्या होता है, संयम होता है। तो डियर स्टूडेंट, संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का मूल सद्गुण ही क्या माना है, न्याय माना है। इस प्रकार से प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं
कि एक तो कार्यात्मक विशिष्टीकरण का जो है इन्होंने सिद्धांत दिया है, हस्तक्षेप का सिद्धांत। इसके अलावा प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिकता पर आधारित है। किस पर आधारित है? नैतिकता पर। आत्म संयम पर आधारित है। सावयवी एकता पर भी क्या देते हैं? बल देते हैं। श्रम विभाजन पर आधारित है। न्याय सिद्धांत को जो है बॉन्ड भी कहा जाता है। और प्लेटो न्याय को आत्मा का क्या मानता है? गुण मानता है। इसके अलावा रचना का या रचना प्रकल्प मूलक जो सिद्धांत है कि प्लेटो की न्याय सिद्धांत की जो है प्रकल्पना मूलक, इसको ये भी माना जाता है। तो मोस्टली रूप में प्लेटो की क्या है, न्याय सिद्धांत की प्रमुख क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत हमने जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं प्लेटो, और प्लेटो को यूनान का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक होने का जो है श्रेय दिया जाता है। प्लेटो के जो गुरु थे वो सुकरात हैं, और सुकरात को जो प्राणदंड दे दिया गया, और इस घटना का प्लेटो के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्लेटो को राजनीति से जो है विरक्ति हो जाती है, और प्लेटो एक कुशल राजनीतिज्ञ बन करके और यूनान का जो प्रथम दार्शनिक होने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? प्लेटो को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? प्लेटो को। प्लेटो का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? एथेंस में हुआ था। कब होता है? 427 ईसा पूर्व में होता है। 7 मई 427 ईसा पूर्व में, और एथेंस के कुलीन परिवार में। इसका जो मूल नाम था, प्लेटो का जो मूल नाम था अरिस्टोक्लिस था, जो कि इनके व्यायाम शिक्षक के द्वारा इनको दिया गया। बाद में जो प्लाटून था धीरे धीरे जो है किसमें बदल गया? प्लेटो में। डियर स्टूडेंट्स, सुकरात के जो विचार थे, उनके जो प्रमुख विचारों का जो प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है, और उसके आधार पर जो है प्लेटो ने बहुत सारे जो है जनरली ये कहें कि जैसे मैक्सी ने लिखा था कि प्लेटो के रूप में सुकरात पुनर्जीवित हो उठा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो प्लेटो के मोस्टली जो सिद्धांत है उनके जो मुख्य विचार है, जैसे प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया, शिक्षा का सिद्धांत दिया, साम्यवाद का, और दार्शनिक राजा और आदर्श राज्य का। इसके अलावा हमने प्लेटो की रचनाओं की बात की है, जिसमें महत्वपूर्ण रचना रिपब्लिक, दिलास, फिडो, मिनो, सोफिस्ट, अपोलॉजी और जॉर्जियस, ये प्रमुख रूप से जो है प्लेटो की क्या मानी जाती हैं? रचनाएं मानी जाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंतर्गत हमने पाश्चात्य जो विचारक हैं, प्लेटो के मुख्य जो विचार हैं, उसके संदर्भ में हमने न्याय का सिद्धांत देखा, और जो न्याय का जो सिद्धांत था जस्टिस ऑफ थ्योरी, न्याय के सिद्धांत की प्लेटो पहले उस समय में जो प्रचलित जो न्याय के जो 3 सिद्धांत थे, कितने सिद्धांत थे प्रचलित? 3 सिद्धांत। एक न्याय का परंपरागत सिद्धांत, इसके अलावा क्रांतिकारी सिद्धांत, और एक कार्य कारण का सिद्धांत जिसको ग्लांकन के द्वारा दिया गया था। पहले प्लेटो उनका खंडन करता है। क्या करता है? खंडन करता है। और उसके बाद में प्लेटो ने न्याय को जो है अपने न्याय का सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादित किया है, और न्याय को मानव की आत्मा से जोड़ा है। आत्मा का गुण मानता है। मानवीय आत्मा के प्लेटो ने जो है मूल रूप से 3 तत्व बताए: विवेक, साहस और वासना। इसके अलावा प्लेटो कहता है कि 3 जो गुण होते हैं, तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो समाज या राज्य में 3 वर्ग होते हैं। एक दार्शनिक शासक होता है, एक सैनिक वर्ग होता है, और एक कौन सा होता है? उत्पादक वर्ग। और अपने कर्तव्य का पालन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। तो प्लेटो के जो न्याय की जो धारणा है, 2 प्रकार के न्याय बताए: व्यक्तिगत न्याय और एक है सामाजिक न्याय। ठीक है, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, इसमें मोस्टली रूप में जो बातें हैं कि आत्मा की उचित अवस्था माना है, मानव स्वभाव की जो है न्याय क्या होती है? प्राकृतिक मांग होती है। इसके अलावा न्याय मानव आत्मा का जो है क्या होता है? सर्वोपरि क्या होता है? गुण होता है। मानव आत्मा का सर्वोपरि क्या माना है? गुण माना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो है कि न्याय सिद्धांत के जो है, जैसे अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, आलोचना की बात करते हैं, तो आलोचना करते हुए बार्कर ने कहा है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए बार्कर ने लिखा है क्या? कि प्लेटो का न्याय वस्तुत न्याय नहीं है, वह केवल मनुष्य को अपने कर्तव्य तक सीमित करने वाली भावना ही है। यानी व्यक्ति को केवल कहाँ तक सीमित करता है? ये कर्तव्य तक सीमित करता है। ऐसा कौन कहते हैं? बार्कर कहते हैं। कौन कहते हैं? बार्कर कहते हैं। दूसरा जो है कि जो है इसी प्रकार क्रॉसमैन ने भी लिखा है क्या? कि प्लेटो का दर्शन
उदार विचारों पर विश्व इतिहास में सबसे पाशविक और सबसे जोरदार क्या है, आक्रमण है। ठीक है, ये कौन करते हैं, दो विचारक हैं। कौन कौन से, एक तो बारकर जो राजनीति शास्त्री, और एक जो है कौन, बारकर के अलावा कौन है, एक तो बारकर ने क्या कहा कि प्लेटो का न्याय वस्तु न्याय नहीं है, वह केवल मनुष्य को अपने कर्तव्य तक सीमित करने वाली भावना मात्र है। और क्रॉसमैन क्या कहते हैं कि उदार विचारों पर, यानी प्लेटो का जो दर्शन है, उदार विचारों पर विश्व इतिहास में सबसे पाशविक और जोरदार क्या है, आक्रमण है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से जो है प्लेटो के संदर्भ में बात की। प्लेटो यूनान के प्रथम दार्शनिक थे, जिनको प्रथम दार्शनिक माना जाता है। और प्लेटो के द्वारा एक जो है शिक्षणालय भी खोला गया था, जिसका नाम क्या था, अकादमी। क्या नाम था, अकादमी। और अकादमी को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का जो है क्या दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास के अंतर्गत जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो राजनीति के जो विचारक हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स और पॉलिटिकल थिंकर्स को हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें हमने एक भारतीय राजनीतिक विचारकों के रूप में और एक वेस्टर्न विचारकों के रूप में। तो वेस्टर्न विचारकों को भी हमने विभिन्न जो है भागों में बांटा, जिसमें हमने सोफिस्ट विचारक, इसके अलावा रोमन विचारक, इसके अलावा जो है मध्यकालीन, जो जिसको यूनान का या यूरोप का जो है अंधकार का युग कहा जाता है। और उसके बाद में हमने देखा कि आधुनिक विचारक, और आधुनिक विचारकों में कौन आते हैं, मैकियावेली। ठीक है, कौन आते हैं, मैकियावेली के हमने राष्ट्र राज्य संबंधी मोटे मोटे रूप में देखा है। और संप्रभुता का सिद्धांत, और संप्रभुता का सिद्धांत और भी बहुत सारे जो विचारक थे किसने प्रतिपादित किया, जैसे संप्रभुता के सिद्धांत के अंतर्गत हॉब्स, लॉक, रूसो, ठीक है, ऑस्टिन। तो इस तरह के जो है हमने इसको वर्गीकृत किया। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी क्लास के अंतर्गत आपको प्लेटो का जो जीवन परिचय है, प्लेटो के गुरु और प्लेटो के द्वारा जो प्लेटो के जो प्रमुख जो विचार थे, उन विचारों में हमने जो है न्याय के सिद्धांत की बात की। किसकी बात की है, न्याय के सिद्धांत की। किसकी बात की है, न्याय के सिद्धांत की। तो निश्चित रूप में ये न्याय का सिद्धांत आपके समझ में आया होगा, इस बात की मैं उम्मीद और अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।